प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है बीएससी और बीएससी बीएड की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट बॉटनी से संबंधित एक टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम में पाए जाने वाले लैंगिक जनन के बारे में आज बात करेंगे, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। इससे पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ था। अब वो किसके द्वारा होता था? नॉन मोटाइल स्पोर, जिसे कॉनिडियम कहते हैं। कॉनिडियम के द्वारा पेनिसिलियम में किस प्रकार से लैंगिक जनन पड़ता है, लैंगिक जनन होता है, इसको हमने विस्तार से डिस्कस किया था इससे पहले की क्लास में। उससे एक सिंपल सा क्वेश्चन बना था कि पेनिसिलियम का सामान्य नाम क्या है या इसको किस नाम से जानते हैं। तो वो क्या था? आर्टिस्ट ब्रश या कलाकार की कुंची के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि अलैंगिक जनन संरचना के अंतर्गत बनने वाले कॉनिडियम और फेलिडेस के द्वारा इसकी आकृति, इस कवक की आकृति कलाकार की कुंची के समान हो जाती है, इसलिए इसको कलाकार की कुंची के नाम से जाना जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा जो पार्ट पढ़ेंगे, पेनिसिलियम पढ़ेंगे, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मुख्य रूप से इस कवक में प्लाज्मोगेमी के अंतर्गत युग्मक दानियों का निर्माण नहीं होता, बल्कि दो कवक तंतु आपस में जुड़ करके प्लाज्मोगेमी करते हैं। ये सामान्य एल्बुगो और ईस्ट की तुलना में अलग प्रकार का लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है। पेनिसिलियम में जो जनन पाया जाता है वो मूल रूप से दो समान आकार के कायिक कवक तंतु आपस में जुड़ते हैं, इसलिए इसको सोमेटोगेमी के नाम से जाना जाता है। अब इस सोमेटोगेमी या कायिक युग्मन में प्रयुक्त होने वाले दोनों कवक तंतु एक प्लस प्रकार का होता है और एक माइनस प्रकार का होता है। तो ये प्लस और माइनस प्रभेद इसमें पाई जाने वाली जैव क्रियात्मक विभिन्नताओं के फलस्वरूप होता है। अधिकांशतः पेनिसिलियम, जिस पेनिसिलियम में लैंगिक जनन का अध्ययन किया गया है वो है पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम। पेनिसिलियम वर्मिकुलेटम, इसमें दो अलग अलग प्रकार के या अलग अलग कवक जाल से निर्मित जनन संरचनाएं भाग लेती है, प्लाज्मोगेमी के द्वारा संलग्नित होती है, इसलिए इसको विषम युग्मक की प्रकार का नाम देते हैं। इस पेनिसिलियम में लैंगिक जनन संरचना की बात करें, जनन संरचना, तो ये जनन संरचना दो प्रकार की होती है। नर जनन संरचना होगी वो पुधानी कहलाएगी, और मादा जनन संरचना होगी उसको हम एस्कोगोनियम नाम देते हैं। एस्कोगोनियम और पुधानी एक ही कवक जाल के कवक तंतुओं से विकसित हो सकती है, अथवा एक ही कवक तंतु के से दोनों प्रकार की जनन संरचना विकसित हो सकती है, या फिर दो अलग अलग कवक जाल के कवक तंतुओं से पुधानी और एस्कोगोनियम विकसित हो सकता है। एस्कोगोनियम क्या है? मादा जनन संरचना या स्त्री जनन संरचना कह सकते हैं, और पुधानी क्या है? नर जनन संरचना। इनका विकास कैसे होता है इसके संदर्भ में तो डिस्कस करते हैं। कवक तंतु से, किसी भी कवक तंतु से एक ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित होती है जो आगे जाकर के एस्कोगोनियम का निर्माण करेगी। इस एस्कोगोनियम को फीमेल ब्रांच के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? फीमेल ब्रांच से। अब ये जो फीमेल ब्रांच है इसके अंतर्गत एक से अधिक केंद्र पाया जाता है, अर्थात ये बहुकेंद्रीय संरचना होती है। जब इसकी लंबाई थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है तो आधारीय भाग से पट का निर्माण होता है, फलस्वरूप वो शेष कवक तंतु से जीवद्रव्य रूप से पृथक हो जाता है। इस प्रकार की बनी हुई संरचना को एस्कोगोनियम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? एस्कोगोनियम। और एस्कोगोनियम ही क्या है? मादा जनन संरचना, अर्थात मादा जनन संरचना का निर्माण एक सरल तरीके से हो जाता है। इसमें केंद्र बहुत अधिक होते हैं, इसलिए ये बहुकेंद्रीय अवस्था या बहुकेंद्रीय संरचना कहलाती है। कैसी? एक लंबी बेलनाकार ऊर्ध्व संरचना होती है। अब पुधानी का विकास कैसे होगा? एस्कोगोनियम
इसके पास से आधार से अथवा इसके पास से कवक तंतु से एक फिर ऊर्ध्वाधर संरचना विकसित होती है जो एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटती हुई आगे बढ़ती है। किसके? एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटती हुई। फॉर एग्जाम्पल ये दूसरा कवक तंतु और यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर तंतु विकसित हुआ। ये आगे जाकर पुधानी का निर्माण करेंगे, इसलिए इसको मेल ब्रांच के नाम से जाना जाएगा। मेल ब्रांच। अब ये मेल ब्रांच आधारीय भाग से पट द्वारा पृथक होने के बाद में एस्कोगोनियम के चारों ओर लिपटते हुए सर्पिलाकार संरचना के रूप में इसके शीर्ष भाग तक पहुंचते हैं या इसके आधारीय भाग तक पहुंचती। दोनों ही प्रकार की स्थिति संभव है। अब आगे क्या होगा कि जब जनन संरचनाओं का विकास पूर्ण रूप से हो जाता है अर्थात पुधानी एस्कोगोनियम बन गई, तब इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। और फर्टिलाइजेशन कैसे होगा कि जहाँ पर जैसे ये पुधानी है, ये पुधानी भी शीर्ष भाग पर एक पट के द्वारा पृथक हो जाती है। पृथक होने के बाद में इसका केंद्र व जीव द्रव्य शेष कवक तंतु से अलग हो गया। इस स्ट्रक्चर को नाम देंगे पुधानी या एंथ्रीडियम बन गया। ये एंथ्रीडियम का शीर्ष भाग एस्कोगोनियम के जिस भाग से स्पर्श करता है, इनके दोनों की उभयनिष्ठ झिल्लियाँ होती है वो विघटित हो जाती है। एक छोटा सा छिद्र बन गया। इस छिद्र के द्वारा ही पुधानी का जीव द्रव्य एस्कोगोनियम में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन पुधानी का केंद्रक जो मैं ये ग्रीन कलर का बना रहा हूँ, ये केंद्रक कभी भी एस्कोगोनियम में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा, केवल और केवल पुधानी का जीव द्रव्य ही इस एस्कोगोनियम में ट्रांसफर होता है। अर्थात कवक में लैंगिक जनन के दौरान क्या पढ़ा था, हम प्लाज्मोगेमी पढ़ा था, कैरियोगेमी पढ़ा था। तो यहाँ पे कैरियोगेमी की कोई प्रोसेस नहीं होगी, दो अलग अलग प्रकार के केंद्रकों से नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में कोई फिक्स नहीं कह सकते। जैसे ही जीव द्रव्य इस एस्कोगोनियम में प्रवेशित हो जाता है, तुरंत प्रभाव से एस्कोगोनियम का संपूर्ण जीव द्रव्य विखंडन के द्वारा छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है। अब इस खंड केंद्र, क्योंकि इसमें पहले से बहुत सारे केंद्रक थे, पुधानी का केंद्रक आया नहीं है, इसलिए एस्कोगोनियम के खुद के केंद्रक दो केंद्रक प्रत्येक खंड के अंतर्गत स्थित हो जाता है। अर्थात एक द्विकेंद्रकीय कोशिकाओं का निर्माण होता है। कैसा होगा, डाई कैरियोटिक सेल बने। अब इस डाई कैरियोटिक सेल के दोनों केंद्रक संलयन करेंगे। कैरियोगेमी तो होगी, लेकिन यहाँ पे पुधानी का केंद्रक नहीं बल्कि एस्कोगोनियम के दोनों केंद्रक आपस में जुड़ रहे हैं। और जैसे ही इससे कैरियोगेमी होगी, तुरंत प्रभाव से कोशिका जो बनेगी वो कितने केंद्र की बन जाएगी, एकल केंद्र की बनेगी। लेकिन ये केंद्रक अब हैप्लॉइड के स्थान पर किस प्रकार के, डिप्लॉइड केंद्र के। इन डिप्लॉइड केंद्र की कोशिका से फिर एक तंतुवत संरचना विकसित होती है, बहुत सारी तंतुवत संरचना विकसित होती है। अब होगा क्या, ये जो केंद्रक हैं वो इनमें चला जाता है, किन में, इन तंतुवत कोशिकाओं में चला जाता है। इन तंतुओं को नाम देते हैं एस्कोजन फिलामेंट। और इसी एस्कोजन फिलामेंट से शीर्ष भाग पर एक फिर कोशिका बनती है जिसमें द्विकेंद्रीय के ट्रांसफर हो जाता है, इसको नाम देते हैं एस्कस। तो एस्कोगोनियम भी एक एस्कोजन के रूप में काम कर सकता है, जिससे कोशिका विकसित होगी, उसको क्या नाम दे सकते हैं, एस्कस। अब इसमें क्या क्या संरचना है, एस्कोजन है प्लस एस्कस विकसित हो गए हैं और इसके चारों तरफ लिपटा हुआ ये एंथ्रीडियम। तो तीन स्ट्रक्चर होगी। इन तीनों संरचनाओं के चारों तरफ यहाँ पे जो कवक तंतु शेष भाग हैं वो इसके चारों तरफ लिपट करके इसके चारों तरफ आवरण का निर्माण करके गोलाकार संरचना का निर्माण कर देते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एस्कोजन, एस्कस इत्यादि प्रकार के तंतु पाए जाएंगे। इस प्रकार की बनी हुई संरचना को, जो बंद संरचना है, इसको क्लिस्टोथीसियम नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, क्लिस्टोथीसियम। ये क्लिस्टोथीसियम क्या कहलाता है, ये मूल रूप से इसकी फलनकाय कहलाती है और इसको एस्कोकार्प भी कहते हैं। जो एस्कोकार्प बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, क्लिस्टोथीसियम प्रकार का।
जब हम इस एस्कोकार्प का अनुप्रस्थ काट रहे हैं तो ये एक तंतु को निरूपित किया गया था, बहुत सारे तंतु आपस में जुड़े करके इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये इस प्रकार की मध्यस्थक की संरचना का निर्माण करते हैं। इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको नाम देते हैं पेरिडियम। क्या कहेंगे? पेरिडियम कहेंगे। अब जब इसका अनुप्रस्थ काट को इनलार्ज किया जाता है, बड़ा किया जाता है, तो हमें इस प्रकार की संरचना दिखाई देती। ये जो एस्कस तंतु है, ये एस्कस बिखरे हुए दिखाई देंगे। किसमें? एस्कोकार्प में। एक्सोकार्प की आंतरिक परत पेरिडियम के विघटन से इसमें पोषक द्रव्य का निर्माण होता है। किसके विघटन से? पेरिडियम के विघटन से। और इन पोषक द्रव्य में एस्कस के टूटने से एस्कोस्पोर मुक्त हो जाते हैं। अब ये एस्कोस्पोर बनेंगे कैसे? ये जो एस्कस है, इस एस्कस के अंतर्गत क्या है? एक द्विगुणित केंद्रक है। ये द्विगुणित केंद्रक अठसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होगा, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्र बनेंगे। और 4 अगुणित केंद्र फिर समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होंगे, तो 4 से कितने बनेंगे? 8 केंद्र बनेंगे। और वो केंद्र फिर द्विध्रुवीय विखंडन के द्वारा 8 कोशिकाओं का निर्माण करेंगे। इन 8 कोशिकाओं को ही हम क्या नाम देंगे? एस्कोस्पोर। जिन संरचनाओं में एस्कोस्पोर का निर्माण हुआ है उनको नाम देते हैं एस्कस। और ये एस्कस किससे बनी थी? एस्कोजन से बनी हुई थी। एस्कोजन कितने होंगे? जितने कोशिका खंड पाए जाते थे। किसमें? एस्कोगोनी में। इस प्रकार की बनी हुई संरचना को एस्कोकार्प कहते हैं। एस्कस के भित्ति के टूटने से एस्कोस्पोर एस्कोकार्प में मुक्त हो जाते हैं, तैरते रहते हैं। किसमें तैरेंगे? पोषक द्रव्य के अंतर्गत। अब जैसे ही ये परिस्थितियाँ चेंज हो जाएगी तो क्रिस्टोथीसियम की भित्ति टूट जाएगी, बीजाणु तुरंत प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। अब जो मुक्त हुए बीजाणु क्या काम करेंगे? ये मुक्त हुए बीजाणु वापस जनन नलिका का निर्माण करेंगे और जनन नलिका के द्वारा वापस कवक जाल का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से कई पदों से होते हुए पेनिसिलियम में लैंगिक जनन संपन्न होता है। तो इसको हमने किस संदर्भ में पढ़ा कि इसमें जनन संरचना कौन सी होती है? पूदानी होती है और एस्कोगोनियम होता है। इन जनन संरचना का विकास कैसे होता है? उसके बाद में सेकंड टॉपिक के अंतर्गत इसमें प्लाज्मोगेमी कैसी होती है, अर्थात फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर क्या बना? एस्कस बने, एस्कोजन तंतु बने। फिर उनके चारों तरफ बंधीय कवक तंतुओं का निर्माण होने से एस्कोकार्प बना। इस एस्कोकार्प में एस्कस विकसित होते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं और ये एस्कोस्पोर पृथक होकर के फिर अंकुरित होते हैं और अंकुरण के बाद में क्या करते हैं? वापस पेनिसिलियम के एक नए कवक तंतु और कवक जाल का निर्माण करता है। इस प्रकार से पेनिसिलियम के लैंगिक जनन के टॉपिक के साथ ही पेनिसिलियम का टॉपिक समाप्त होता है। हमने कुल 3 भागों में पेनिसिलियम की कायिक संरचना, उसमें और लैंगिक जनन संरचना, उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझा और इस पेनिसिलियम का आर्थिक महत्व क्या होता है इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो पेनिसिलियम से संबंधित 3 वीडियोस गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए, जिन्हें भाग 1, 2 और इसी भाग 3 कहते हैं के रूप में है। आप इनका अवलोकन करते रहिए। थैंक यू। नमस्कार।